सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी के 3 पाठ पूरे कर चुके हैं। NCERT का पाठ्यक्रम RBSE ने लागू किया है, उसी के तहत हम 3 पाठ पूरे कर चुके हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा और कुंवर नारायण, जिसमें हमने हरिवंश राय बच्चन के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी देख लिए थे। आज हम इस वीडियो में आलोक धनवा की जो पतंग कविता है उनके जो प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक के पीछे संकलित है उनके उत्तर देखेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आज हम हल करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पूर्व के सभी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल पर वो सारे वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन में भी आपके काम का वीडियो हो सकता है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो के पीछे भी 2 वीडियो या 2 प्लेलिस्ट लगी होती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है आरो भाग 2, क्या नाम है? आरो भाग 2। इस आरो भाग 2 में दूसरा पार्ट जो संकलित है आलोक धनवा का, उस आलोक धनवा की जो कविता है पतंग, उसकी हमने सप्रसंग व्याख्या कर ली थी। यदि आपने पतंग कविता की व्याख्या और उसका मूल भाव नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, ताकि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, देखिए पुस्तक है अपनी आरो भाग 2 जो अनिवार्य हिंदी की है। कौन सी है? आरो भाग 2। इस आरो भाग 2 पुस्तक में पाठ संख्या 2 है आलोक धनवा, और इन आलोक धनवा की कविता है पतंग जो अपने यहाँ संकलित है। इस पतंग कविता के प्रश्न उत्तर इस पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। वो प्रश्नों की संख्या 6। कितने प्रश्न दे रखे? 6। उन 6 प्रश्नों के बारे में आप जान लीजिए। ये देखिए 6 प्रश्न है जो पाठ्य पुस्तक के पीछे हैं। इनका जो है हम आज उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर हम देखने वाले हैं। सबसे तेज बौछारे गई बादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बिल्कुल आपको जो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए कि बरसात की जो ऋतु है वो चली गई है, और बरसात की ऋतु आपको पता होनी चाहिए। श्रावण और भाद्रपद जो महीने होते हैं ये वर्षा ऋतु में गिने जाते हैं, और भाद्रपद वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। घने काले बादल होते हैं। भाद्रपद महीना अंधेरे का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अंधेरे का प्रतीक है। ठीक है, फिर जैसे ही भाद्रपद महीना यानी बरसात जाती है, भाद्रपद महीना भी निकल जाता है, उसके बाद क्वार का महीना आता है यानी शरद ऋतु का आगमन होता है। और शरद ऋतु जो आती है वो आती है आपके आश्विन महीने से। कौन से महीने से? आश्विन। और उसी आश्विन को हम क्वार का महीना कहते हैं। तो शरद ऋतु का आगमन आश्विन महीने से होता है, क्वार के महीने से होता है। मौसम साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाते हैं और पतंग उड़ाने का एक माहौल बन जाता है। तो यहाँ ये पूछा है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये बताया। बरसात चली गई है, भाद्रपद महीना जो अंधेरे का प्रतीक है वो भी बीत गया, शरद ऋतु आ गई, मौसम साफ है, आसमान साफ है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, ये हम लिखेंगे। प्रश्न का उत्तर देखिए। सबसे तेज बौछारें गई बादो गया के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उनको समझाइए। तो यहाँ इसका उत्तर हम देख लेते हैं। कवि कह रहा है कि पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का वर्णन किया है। भादो मास, भादवा का महीना गुजर जाने के बाद शरद ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण कवि ने किया। यानी ये जो भादवा का महीना है ये किसका प्रतीक है? अंधेरे का। किसका प्रतीक है? अंधेरे का। बारिश के मौसम के बीत जाने के बाद अब क्वार का महीना किसे कहते हैं? आश्विन का महीना आया है।
इसके आने से वातावरण में सुंदर परिवर्तन होने लगते हैं। शरद ऋतु के आने से सूरज की लालिमा तथा प्रकाश बढ़ जाता है। धूप के कारण चारों ओर उज्ज्वल चमक बिखर जाती है। हवाओं में एक मनोरम महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह एवं उमंग का माहौल बन जाता है। बच्चों के छत पर पतंग उड़ाने का समय हो गया है। इस प्रकार अंधेरे के बीत जाने पर उजाले वाली जो ऋतु है शरद ऋतु, उसके आगमन का वर्णन कवि ने किया है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। यहां जो ये विशेषण है, जो शब्दों की विशेषता बताते हैं, कौन से शब्दों की, संज्ञा शब्दों की। अब ध्यान दीजिए, पतंग को रंगीन कहना, बच्चों के रंगीन स्वप्न, बच्चों के उत्साह, बच्चों की अभिरुचियां, आकांक्षाएं, इच्छाएं, इसका वर्णन पतंग कविता के माध्यम से, पतंग में इन विशेषणों के माध्यम से करना चाह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग कवि ने क्यों किया है। उत्तर देखिए, इन विशेषणों का प्रयोग कवि पाठकों के मन में जिज्ञासा जगाना चाहता है। एक तो जिज्ञासा जगाना चाहता है, जानने की इच्छा, तथा हमारे ध्यान को पतंग की ओर आकर्षित करना चाहता है। ये सभी विशेषण पतंग उड़ाते हुए बच्चों के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। पतंग का कागज जितना पतला और हल्का होगा वह आकाश में उतनी ऊंचाई पर जाएगा। से संबंध बच्चों के हल्के मन और उनकी चंचलता से जुड़ता है। संबंध बच्चों के, है ना, बच्चों के हल्के मन और उनकी चंचलता से जुड़ता है। बच्चों का निस्वार्थ स्वच्छ चंचल मन ही पतंग के समान नई ऊंची आशाओं व उमंगों की उड़ान भर सकता है। इस प्रकार ये इन विशेषणों का प्रयोग किया है। फिर आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, बिंब स्पष्ट करना। बिंब में बता दूं कि एक शब्द चित्र होते हैं जो इंद्रियों के माध्यम से बनते हैं, आपके मस्तिष्क में बनते हैं। श्रव्य बिंब और दृश्य बिंब दो मुख्य बिंब होते हैं। इनमें भी स्थिर और गतिशील प्रकार हो सकते हैं। श्रव्य बिंब जो है उसका संबंध कान से है। दृश्य बिंब को चाक्षुष बिंब भी कहते हैं क्योंकि उनका संबंध आंख से है। तो इस कविता में कौन कौन से ऐसे बिंबों का प्रयोग किया गया और वो किस किस प्रकार के हैं। तीसरा प्रश्न था, बिंब स्पष्ट करना है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरे हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इसमें अपने को क्या करना है, बिंब स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर देखेंगे, तेज बौछारें जो है, तेज बौछारें में दृश्य गतिशील बिंब है। दृश्य और श्रव्य दो बिंब है जिसमें भी स्थिर और गतिशील इनके प्रकार हैं। तेज बौछारें दृश्य गतिशील बिंब है। सवेरा हुआ दृश्य स्थिर बिंब है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये भी दृश्य स्थिर बिंब है। पुलों को पार करते हुए ये दृश्य गतिशील बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए ये भी दृश्य गतिशील बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से ये श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए ये दृश्य गतिशील बिंब है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए ये स्पर्श बिंब है। और पतंग ऊपर उठ के दृश्य स्थिर बिंब है। और जो दृश्य बिंब है इनको चाक्षुष बिंब भी कहते हैं क्योंकि आँखों के द्वारा ये दिखते हैं। तो क्या कह रहा कवि, आगे देखते हैं। और इस काव्यांश में गतिशील बिंब को साकार किया गया है। इस पंक्ति में चाक्षु बिंब भी विद्यमान है। भादों के जाते ही सुबह नई चमक दमक के साथ आती है। शरद ऋतु की भोर को खरगोश की आंखों के समान लाल दिखाया गया है। इस पंक्ति को बोलते ही खरगोश की आंखों का बिंब हमारे सामने आ जाता है। शरद साइकिल चलाता तथा घंटी बजाता हमें दिखाई देता है। आकाश को मुलायम बताकर कवि ने जो कल्पना की है वह अद्भुत है। यहाँ पतंग का आकाश में उड़ना एक नए दृश्य को दृष्टिगोचर करता है। तो ये कुछ बिंब हैं,
इमेज, शब्द चित्र जो इंद्रियों द्वारा बनते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास से कवि ने बच्चों की कोमलता की तुलना की है। विनम्र, कोमल, स्वच्छ और पवित्र बच्चों का व्यवहार होता है, उसकी तुलना की है। चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया, तो एक बच्चों की जो कोमलता है वो कपास के प्रतीक द्वारा स्पष्ट किया। कपास का तात्पर्य कपास रुई से नहीं बल्कि उनकी कोमलता, उसके सफ़ेद रंग की पवित्रता से लिया गया है। बच्चे जन्म के समय कपास की तरह स्वच्छ, कोमल और नरम होते हैं। स्वच्छ होते हैं, कोमल होते हैं और नरम होते हैं। बच्चों का स्वभाव कपास रुई के समान कोमल, पवित्र तथा निश्चल होता है। कोई छल कपट उनमें नहीं होता है। उनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। बच्चों के पैर जो शारीरिक रूप से कपास की तरह नरम, मुलायम, हल्के फुल्के और चोट खाने में समर्थ होते हैं, इसलिए वे पूरे दिन नाच कूद करते रहते हैं। अतः कपास और बच्चों में बहुत अधिक संबंध है। यही कारण है कि कवि ने उनका जो है कपास से संबंध स्थापित किया है। फिर देखिए पांचवा प्रश्न, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग नहीं उड़ रहे हैं, पतंग के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। बच्चों की कल्पनाएं उड़ रही है, बच्चों के सपने रंग बिरंगे उड़ रहे हैं। बच्चे भी इतने उमंग और मस्त होके पतंग उड़ा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पतंग नहीं, वो खुद उड़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न, ये पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं। वे पूर्ण मनोयोग से पतंग उड़ाने में मस्त होते हैं, यानी खो जाते हैं। एक तरह से किस में खो जाते हैं? पतंग उड़ाने में खो जाते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चों का बाल मन भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। रंग बिरंगे पतंगों की उड़ान बच्चों के रंगीन सपने के समान है। वे किसी भी खतरे से बिल्कुल बेखबर होते हैं। जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंचाई में जाने लगती है, वैसे वैसे उनका उत्साह बढ़ने लगता है। एक संगीतमय ताल पर उनके शरीर हवा में लहराते हैं, जैसे वे खुद एक पतंग हो गए हैं। यही कारण है कि ऐसा कहा गया है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। फिर अंतिम छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ये दो पद्य की लाइन है, पद्यांश है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या मतलब है? अरे भाई, जब बच्चे आसमान में पतंग उड़ाते हैं तो छत पर एक जगह से दूसरी जगह कदमताल करते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे अपने पैरों से इस छत रूपी मृदंग को बजा। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। एक पंक्ति तो ये है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। एक पंक्ति ये है। पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत पर एक दिशा से दूसरी दिशा में यहाँ से वहाँ कूदते रहते हैं। इस कारण से उनके पैरों से धम धम की ध्वनि होने लगती है। कवि ने इस स्थिति को मृदंग के समान बताया है। अर्थात जब बच्चे छत में यहाँ से वहाँ कूदते हैं तो लगता है मानो वे मृदंग यानी जो लंबी ढोलक होती है, यानी छत पर हाथ पैरों से थाप लगा रहे हैं। इस कारण से स्वर फूट रहा है जो कवि को मृदंग बजाने के समान लगता है। दूसरा प्रश्न देखो, जब पतंग सामने हो तो छत पर दौड़ते हुए आपको छत कठोर लगती है। जब पतंग सामने हो तो हमें छत कठोर नहीं लगती है। ये ऐसा समय होता है जब पतंग को उड़ाने का बहुत मज़ा आ रहा होता है। तब सारी दुनिया से हमारा संपर्क समाप्त हो जाता है। बस पतंग और हम होते हैं। कोई कष्ट, कोई दुख हमें छू नहीं पाता है। पतंग उड़ाने के आनंद में कठोर छत भी हमें कपास की तरह कोमल लगती है। तीसरा प्रश्न देखिए, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को
कैसा महसूस करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं, क्योंकि जो समस्याएं आती है वो आपको मजबूत बनाती है। अरे भाई, सोना भी तपकर कुंदन बनता है। सोना भी कसौटी पर कसने के बाद ही कुंदन बनता है, यानी सोने की शुद्धता कसौटी से होती है और सोने को तपा करके, क्या करके, तपा कर कुंदन बनाया जाता है। ऐसे ही व्यक्ति भी जो चुनौतियाँ आती है उसमें तप करके जो निखर करके सामने आता है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को निर्भीक और मजबूत महसूस करते हैं। तब ये चुनौतियाँ मामूली सी प्रतीत होती है, तो फिर अंदर सकारात्मकता, उत्साह और साहस बढ़ जाता है। हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। निश्चित रूप से ये कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।